आज हम 1 जनवरी 1818 को हुए अ, एक ऐसे युद्ध की कहानी में उतर रहे हैं जो सैन्य इतिहास से कहीं ज्यादा है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस दिन की धूल और धुएं के पार ले जाते हैं। देखिए, कागज पर तो ये लड़ाई बहुत सीधी लगती। हाँ। सोचिए, एक तरफ सिर्फ 500 सैनिक हाँ। और दूसरी तरफ 28,000 की पूरी फौज। 28,000, ये आंकड़े ही अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और नतीजा, उन 500 सैनिकों की जीत। लेकिन ये सिर्फ, आप कह सकती हैं, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं थी। ये सम्मान और स्वाभिमान की एक असाधारण कहानी थी। हम्म। हम बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव की लड़ाई की। और इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमारा जो आधार है वो है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, इस सागा ऑफ महार वेलोर के कुछ अंश। अच्छा। और ये स्रोत हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि उस दिन क्या हुआ, बल्कि इसके पीछे की वजह क्या थी। मतलब ये हमें उस सामाजिक ताने बाने में ले जाता है जिसने इस ऐतिहासिक टकराव की, कह सकते हैं, जमीन तैयार की। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लड़ाई के पीछे के गहरे सामाजिक और शायद मनोवैज्ञानिक कारणों को भी परत दर परत खोला जाए। बिल्कुल। तो चलिए फिर कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। स्रोत हमें उस दौर में ले जाता है जब पश्चिमी भारत में पेशवाओं का शासन था। मतलब उस समय के ब्राह्मण शासक। हाँ, तो उनके राज में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, खासकर उन समुदायों के लिए जिन्हें अछूत माना जाता था। देखिए, स्रोत के अनुसार व्यवस्था बेहद दमनकारी और अपमानजनक थी, खासतौर पे महार समुदाय के लिए। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये यूं समझिए कि इंसानियत को हर रोज हर पल कुचलने का एक सोचा समझा तरीका था। हम्म। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये नियम किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। जैसे कि एक नियम था कि अगर कोई सवर्ण सड़क पर चल रहा है तो किसी अछूत को उस रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं थी। जी। और वजह वजह ये कि कहीं उसकी परछाई भी किसी सवर्ण को भ्रष्ट न कर दे। मतलब ये सुनने में ही इतना अजीब लगता है, और ये तो बस एक शुरुआत थी। उन्हें अपने पहचान बताने के लिए कलाई या गले में एक काला धागा पहनना पड़ता था। अच्छा। हाँ, ताकि लोग गलती से भी उन्हें छूने से बच सके। ये एक तरह का एक सामाजिक दाग था जो उन्हें हर समय ढोना पड़ता था। लेकिन जो नियम पेशवाओं की राजधानी पूना में था, वो तो कल्पना से भी परे है। वहां मेहरारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। हाँ। कमर में झाड़ू? इसका मतलब सिर्फ जमीन साफ करना तो नहीं हो सकता। इसके पीछे का अपमानजनक तर्क क्या था? इसके पीछे का तर्क और भी ज्यादा शर्मनाक था। झाड़ू इसलिए बांधी जाती थी ताकि जब वो चलें तो उनके पैरों के निशान जमीन पर पड़ते ही मिटते जाएं। क्या? जी। सोचिए, उनका मानना था कि अगर कोई सवर्ण उन निशानों पर पैर भी रख दे तो वो अपवित्र हो जाएगा। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये किसी के अस्तित्व को ही नकार देने जैसा था। और एक और नियम था, गले में मिट्टी की हांडी लटका कर चलने का। हाँ। ये तो किसी की इंसानियत को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह कुचलने का तरीका लगता है। क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालता है कि इन नियमों का लोगों के मन पर क्या असर पड़ रहा था? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये जो निरंतर अपमान था, ये एक धीमे जहर की तरह काम कर रहा था। गले में हांडी लटकाने का नियम इसलिए था ताकि वो जमीन पर थूक भी ना सके, क्योंकि उनका थूक भी जमीन को अपवित्र कर सकता था। अच्छा। तो ये सब मिलकर महारों के अंदर एक ऐसी आग जला रहा था जो बाहर से शायद दिख नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रही थी। वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका उन्हें अंग्रेजों ने दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है ना? ये इस कहानी का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण पहलू है कि उन्हें अपने ही देश के शासकों के खिलाफ एक विदेशी ताकत का साथ देना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें इंसान समझा जाए। बिल्कुल। ब्रिटिश सेना में भर्ती होना उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उस अपमान का बदला लेने का एक जरिया था। ये अस्तित्व की लड़ाई थी जहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं, बल्कि मुक्ति का एक संभावित रास्ता बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि अपमान का घड़ा आखिर कब और कैसे फूटा? वो कौन सा लम्हा था जब महारों ने तय किया कि बस अब और नहीं सहा जाएगा? वही लम्हा हमें 31 दिसंबर 1817 की रात की तरफ ले जाता है। कहानी का एक अहम मोड़ तब आता है जब कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की एक छोटी सी टुकड़ी शिरूर से पूना के लिए निकलती है। और इस टुकड़ी में कौन कौन थे? क्या इसमें सिर्फ महार सैनिक थे? नहीं, इसकी बनावट बहुत दिलचस्प है। इसमें मुख्य रूप से तो 500 महार सैनिक थे। अच्छा। उनके साथ करीब 260 घुड़सवार थे
जो अलग अलग समुदायों से थे और 25 तोपची थे। ये टुकड़ी रात भर में करीब 25 मील यानी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती। रात भर बिना रुके? बिना रुके, बिना थके। और फिर 1 जनवरी 1818 की सुबह वो भीमा नदी के किनारे कोरेगांव गांव पहुंचते हैं। पूरी रात के सफर के बाद थके हुए, भूखे प्यासे, शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस दिन वो इतिहास लिखने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लड़ाई का असली पैमाना सामने आता है। नदी के एक तरफ कैप्टन स्टॉन्टन के ये करीब 500 थके हारे सैनिक थे और नदी के दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना इंतजार कर रही थी। जी, 1 मिनट है, विशाल सेना से आपका क्या मतलब है? कितने सैनिक थे पेशवाओं के पास? स्रोत के अनुसार पेशवाओं की सेना में करीब 28,000 सैनिक थे। 28,000? हाँ, इनमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनका नेतृत्व राव बाजी और बापू गोखले जैसे बड़े सेनापति कर रहे थे। और इनमें 2,000 अरब लड़ाके भी थे, जो उस समय के सबसे खूंखार माने जाते थे। 500 के सामने 28,000? ये तो कोई लड़ाई ही नहीं है। ये तो एक आत्मघाती मिशन लगता है। क्या कैप्टन स्टॉन्टन को वाकई लगा था कि वो जीत सकते हैं? शायद नहीं। सुबह 9:30 बजे जब लड़ाई शुरू हुई और पेशवाओं की सेना ने 3 तरफ से हमला किया, तो स्टॉन्टन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। कुछ ही घंटों में उनकी टुकड़ी के तोपची मारे गए और एक तोप पर तो पेशवाओं ने कब्जा भी कर लिया। मतलब स्थिति हाथ से निकल रही थी। तो फिर? किताब में एक बहुत दिलचस्प जिक्र मिलता है। उस पल स्टॉन्टन को लगा कि अब बचना नामुमकिन है और उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। एक ब्रिटिश अफसर का ये फैसला तार्किक लगता है। वो अपने सैनिकों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ? और यहीं एक पल के लिए रुककर सोचना जरूरी है। एक ब्रिटिश अफसर जो जीतने की उम्मीद छोड़ चुका है, वो पीछे हटने को तैयार है। लेकिन भारतीय सैनिक जो सदियों से दबे कुचले गए, वो कहते हैं नहीं, हम लड़ेंगे। ये तो इतिहास का एक असाधारण क्षण है। बिल्कुल। महार सैनिकों ने अपने कैप्टन का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उनके शब्द क्या थे, कुछ पता है? स्रोत के मुताबिक उन्होंने दृढ़ता से कहा, हमारी सेना पेशवाओं से लड़कर ही मरेगी, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम पेशवाओं को पराजित किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये तो सदियों से जमा हुए गुस्से और अपमान का विस्फोट था। सही कहा। उनके लिए पीछे हटना मतलब वापस उसी अपमान की जिंदगी में लौटना था, और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। और इस संकल्प का, इस दृढ़ निश्चय का क्या नतीजा निकला? इस संकल्प ने लड़ाई का रुख ही पलट दिया। वो मुट्ठी भर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना पेशवाओं की विशाल सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ अपनी खोई हुई तोप वापस जीती, बल्कि ऐसा जवाबी हमला किया जिसकी पेशवाओं ने कल्पना भी नहीं की थी। ये लड़ाई करीब 12 घंटे तक चली। 12 घंटे? हाँ, लगातार। शाम 6 बजे तक उन्होंने पेशवाओं को नदी के पार खदेड़ दिया और रात 9 बजे तक तो पेशवा सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। ये तो अविश्वसनीय है। 28,000 की सेना भाग गई, और उनके सेनापतियों का क्या हुआ? एक सेनापति राव बाजी तो मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन दूसरे सेनापति बापू गोखले को भागते समय महार सैनिकों ने पकड़ लिया और मार गिराया। तो एक ही दिन की लड़ाई ने पेशवा शासन की कमर तोड़ दी। हाँ, असल में यहीं से उनके पतन की स्थायी शुरुआत हुई। इस असाधारण जीत को याद रखने के लिए क्या कुछ किया गया? हाँ, किया गया। अंग्रेज इस जीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1822 में भीमा नदी के किनारे एक 65 फुट ऊंचा विजय स्तंभ बनवाया। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं था, ये उस दिन की वीरता का एक स्थायी प्रमाण था। क्या इस पर कुछ लिखा भी गया? हाँ, और जो लिखा गया वो बहुत कुछ कहता है। अंग्रेजों ने इस पर लिखवाया, वन ऑफ द प्राउडेस्ट ट्रायम्फ्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द ईस्ट। जिसका मतलब हुआ ब्रिटिश सेना को पूरब के देशों में जो कई प्रकार की जीत हासिल हुई, उनमें ये एक अद्भुत जीत है। ये बताता है कि ब्रिटिश सेना खुद इसे अपनी सबसे शानदार जीतों में से एक मानती थी। ये स्तंभ आज भी वहां मौजूद है, लेकिन मैंने सुना है कि समय के साथ इसका नाम और इसका मतलब भी बदलता गया। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ऐतिहासिक प्रतीक समय के साथ नए अर्थ लेता है। कैसे? शुरू में इसे महार स्तंभ कहा गया, क्योंकि ये महारों की वीरता का प्रतीक था। बाद में ये विजय स्तंभ या जय स्तंभ कहलाया, और
आज इसे क्रांति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। क्रांति स्तंभ, ये बदलाव क्या दिखाता है? ये नाम का जो विकास है वो इसके बढ़ते प्रतीकात्मक महत्व को दिखाता है। ये अब सिर्फ एक सैन्य जीत का स्मारक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक क्रांति का प्रतीक बन गया है। ये उस दिन की याद दिलाता है जब एक दबे कुचले समुदाय ने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और जीती। बिल्कुल। स्रोत में उन शहीदों का भी जिक्र है जिनके सम्मान में ये स्तंभ बना है। उनके नाम भी इस पर लिखे हैं शायद। हाँ, और उन नामों को पढ़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतिहास को एक मानवीय चेहरा देता है। इस लड़ाई में 20 महार सैनिक और 5 अफसर शहीद हुए थे। अच्छा। स्तंभ पर उनके नाम अंकित हैं, जैसे गोपनाक, मोठेनाक, शमनाक, यशनाक, भागनाक, हरनाक। और लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में रतननाक और जाननाक जैसे सूबेदारों का भी जिक्र है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। जी, इन नामों को याद रखना उस बलिदान को सम्मान देना है। और इस लड़ाई की विरासत आज भी बहुत जीवंत लगती है, खासकर जब हम देखते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर खुद हर साल 1 जनवरी को वहां जाया करते थे। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का हर साल वहां जाना इस जगह के महत्व को और भी गहरा कर गया। वो इसे अपने पूर्वजों के शौर्य और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का एक पवित्र अवसर मानते थे। उन्होंने इस दिन को एक ऐतिहासिक घटना से एक जीवित परंपरा में बदल दिया। और आज भी लाखों लोग हर साल 1 जनवरी को उस स्तंभ पर अपने पुरखों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। जी।